नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है, अगर बात करें ग्राम पंचायत रावच की, तो हमारे साथ सरपंच है श्रीमान मनोहर लाल जी गेमेती। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, कि राजनीति की शुरुआत किस प्रकार हुई और ग्राम पंचायत की जनता ने जिस प्रकार इनको एक सरपंच पद की जिम्मेदारी सौंपी है, तो क्या क्या विकास कार्य हुए और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले तो मनोहर लाल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्ते। मनोहर जी, आप अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं, राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ रहा था तो शुरुआत में जो जॉब कार्ड वाला जो योजना निकली थी, तो उसमें से गुरुजनों ने और सचिव साहब ने मेरे को फॉर्म दिए थे। बेटा ये भलाई का काम है, पढ़ा लिखा, पढ़ने में थोड़ा टैलेंट था जी। तो वो वहाँ से फार्म मैंने लोगों के बड़े जॉब कार्ड दिए। तब से ही लोगों का आशीर्वाद रहा और लोग मुझे कहते हैं कि बेटा मेरे भी बर्थडे तो आशीर्वाद मिलता रहा। और उसका जो प्रेम और स्नेह मिलने से मैं इस राजनीतिक सफर में जुड़ गया। बात करेंगे यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं की, क्यों जब आप चुनाव मैदान में उतरे थे तो कहीं ना कहीं लोगों से वादे भी किए होंगे, कितना खरे उतरे वादों पे, क्या क्या विकास हुआ आपके बारे। मेरे राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन माननीय हमारे विधायक महोदय जी, उनके मैं संपर्क में आया तो उन्होंने कहा कि मैं भी टीचर लाइन छोड़ करके मैं विधायक बना। और मैं पंचायत साहिब में अपने ग्राम पंचायत रावस में कार्यरत था। तो मुझे उन्होंने बोला कि भाई ये नौकरी करेगा तो तेरे खुद का विकास होगा, बाकी यहाँ की घुमट की जो जनता है उसको जो वास्तविक विकास चाहिए, आधारभूत सुविधा वो नहीं मिल पा रही थी। तो विधायक जी ने कहा कि आप राजनीतिक में आ जाओ, हम आपको सहयोग करते हैं, ताकि यहाँ की जो भी छोटी मोटी समस्या आप हमें बताते जाओ, हम उस पर आपका सहयोग करते रहेंगे और सुधार भी होता रहेगा। जी। तब जाके मैं इस राजनीति। जब आप सरपंच पद पे आए तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की क्या क्या ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान हुआ, इस प्रकार मुख्य रूप से अगर बात करें। मुख्य रूप से जब मैं राजनीतिक सफर में आया तो सबसे पहले मुझे जो लगी, सबसे बड़ी समस्या है रावस की शिक्षा व्यवस्था। जी। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही जीरो थी और यहाँ से बच्चे बड़ी मुश्किल से 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं तक जाके बच्चे फेल हो जाते, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था में ना तो टीचर पे कोई देख था और सब आज़ाद थे और पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। दूसरे की बच्चों को कोई गाइड्स नहीं करता कि भाई 10वीं करके क्या करोगे, 12वीं करके फिर क्या करोगे, आगे की जो गतिविधि होती उन चीज़ों से बच्चे सिकुड़ते गए। तो फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ तो जो भी नेता बन रहे हैं, सरपंच बने, यहाँ से प्रधान बने, विधायक बने, मंत्री जी बने, तो इन लोगों ने शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो मैं जैसे ही फर्स्ट बार सरपंच बना तो हमारे एक प्रिंसिपल महोदय थे जयपुर के, तो आप पढ़े लिखे हो, आपने LLB कर रखी है, आप शिक्षा का महत्व समझते हो, तो आप थोड़ा सा हमें शिक्षा के बारे में सुधार करो, ताकि आपका आने वाला भविष्य में भी लोग आपको याद करेंगे। क्योंकि यहाँ से बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे जाएंगे तो वो कुछ बोल भी पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, कोई काम भी हुनर वाला सीखेंगे तो 2 पैसे आएंगे, तब जाके यहाँ का विकास होगा। जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो यहाँ का विकास कैसे होगा। तब जाके मैंने जब हाथ में लिया अपने सरपंच पद का कार्यकाल, सबसे पहले मैंने अपना पहला काम शिक्षा पे किया और मैंने स्कूल के बारे में विधायक महोदय से अवगत कराया कि बैठने की व्यवस्था बिल्कुल बच्चों की नहीं थी और ये सीनियर स्कूल थी। तो 15 लाख पहले पास करवा के मैंने 2 रूम कक्षा का निर्माण करवाया। उसके बाद मैं विधायक साहब से वापस संपर्क में गया और विधायक साहब से मैंने बोला कि विधायक साहब आपका आशीर्वाद बना रहे मुझ पे और आप ही राजनीति में लाए हो, तो मैं तो आपके पीछे लगूंगा भाई, मुझे तो आगे की राजनीति समझ में नहीं आती, लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा, निश्चित तौर पर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। फिर मैंने विधायक साहब को लेटर बना के दिया। विधायक साहब ने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि भाई रावस की स्कूल की
स्थिति बहुत खराब है। वहां से कर्मचारी आए, यहाँ आकर के जांच की, वास्तविक जो रिपोर्ट थी वहां ले जाके पेश की। तो पहले कांग्रेस सरकार थी, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हमारे पास दोबारा बनाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि 40 साल का मतलब इसमें प्रावधान रहता है विद्यालय का बनाने का। तो जो भी पहले जो सरपंच थे, ठेकेदार थे, उन्होंने उस विद्यालय का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जो बिल्डिंग थी वो खराब बना दी के चले गए। तो फिर बाद में विधायक साहब ने कहा कि यहाँ तो सरपंच साहब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ तो कोई काम बनने वाला नहीं। तो विधायक साहब हमने मिलकर के वापस इसको गोद ले रखा था अर्जुन लाल जी मीणा साहब ने। तो मैं वापस MP साहब के पास गया, मैंने कहा सर मेरी ये सबसे बड़ी समस्या है, छोटे मोटे काम तो हर सरपंच आएगा करता रहेगा, कमाई के हिसाब से वो तो सेटल करेंगे, पुलिया है ये नहीं करे, इसमें तो सरपंच को मिलता है कमीशन, इसलिए वो भाग दौड़ करके वो काम कर रहे। लेकिन मैंने जो वास्तविक मुद्दा उठाया था शिक्षा का, तो MP साहब ने माना मेरी बात को, उन्होंने लेटर पेड कर लिख के लिया। फिर उन्होंने दिल्ली में इस चीज का ऑब्जेक्शन किया। तो फिर वहां से नाबार्ड से पैसे पास हुए थे 50 लाख, तब 50 लाख हुए। फिर जयपुर से टेंडर हुआ, फिर PW की निगरानी में ये काम बना। अभी रावत की स्थिति आप देख लो जाके, कॉलेज के जैसा लगता है, डबल मंजिला स्कूल बनाने। तो मतलब प्रयास काफी हो रहे हैं, प्रयास मेरा सबसे पहला सफलता भी मिली आपको। सबसे पहला मेरा शिक्षा के रहा। तो ये मैं इस शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा, और आने वाले टाइम में भी मैं यही चाहूंगा कि मेरा जो अभी 6 महीने 5 महीने जो भी कार्यकाल है, अभी भी इक्का दुक्का स्कूल है जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में, मैंने अभी प्रपोजल बढ़ाए। मेरा खेत गया, मेरे खेत की एक जो विद्यालय है अभी भी वहाँ ढेले गिर रहे, मिट्टी टाइप हो गया। तो मैं वहाँ गुरुजी को कह गया कि भाई इस बार छुट्टियां होती है, कहीं से भी जुगाड़ करके इस छत को नहीं डालेंगे तो आने वाले बारिश में इस विद्यालय को बंद करो, चला नहीं, क्योंकि बच्चे मर जाएंगे। अभी ढीले गिरे वो स्थिति दयनीय। तो भाई जो भी पूर्व में सरपंच रहे या आने वाले जो भी सरपंच बने, मैं तो उनसे ये निवेदन करूं, आप ये सारे काम कर रहे हो, एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहला जो काम करो आप शिक्षा पे ध्यान दो। और जो बिल्डिंगें बन रही है उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको मुखिया बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप घर के माला पेन सापे पेन जे कर में टाइम बिताओ। मैं तो पहली प्राथमिकता देखता हूँ कि आने वाला सरपंच कोई भी बने, मैं बनूं या कोई भी बने, विद्यालय जितनी भी पड़ी हुई है उनकी छतें दुरुस्त है, उनकी मरम्मत करवाए और विद्यालय में कम से कम 1 महीने के अंदर एक बार राउंड सरपंच लगाए। और गुरुजनों का उनका सबका वहां जाके अपना रोब नहीं दिखाना है, तालमेल बना के चलना है। गुरुजनों का मनोबल बढ़ाओ, बच्चों का मनोबल बढ़ाओ और उन चीजों का शिक्षा का महत्व समझो। और गुरुजन ये आउट एरिया है, यहाँ क्या दादागिरी करोगे या राजनीतिक पावर बताओगे तो गुरुजन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करके चले जाएंगे। क्योंकि पहली बात तो यहाँ आना कोई पसंद नहीं करता, उबड़ खाबड़े रोडे है तो एक्सीडेंट भी होते हैं। गुरुजन के अगर पैर फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो हम क्या उनका मनोबल बढ़ाते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के माला पहना पहना के फिर उनसे प्रेम से काम लेते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज है कि वो आदमी उसमें घुल मिल जाता है तो वो सब सेटल हो जाता है। तो सरपंच साहब बिल्कुल जिस प्रकार आपने बताया, सबसे प्राथमिकता आपने शिक्षा को दी। यहाँ की जो एक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भी आपने एक प्रयास बहुत अच्छा किया। अब बात करेंगे जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ आपके पंचायत वासियों को कैसे? मेरे सरपंच बनने के बाद जो भी जैसे आपके मोदी जी की एक स्कीम चल रही है अपने किसान सम्मान निधि जी, मैंने हर वार्ड पंच को लगा दिया उसमें जिम्मेदारी। अब मैं अकेला तो एक सरपंच हर आदमी के टच में नहीं जा पाएगा, तो मैंने वार्ड पंचों को प्लस वहाँ के कार्यकर्ता को उनको लगा दिया कि भाई जिसके भी जमीन से खाता है उसकी खाता नकल, बैंक डायरी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ये सब ले जा करके आप ई मित्र वाले के यार छोड़ दो, उनको समझा दो कि इनके ये जो किसान सम्मान निधि वाला है फॉर्म लगा दो। तो आज भी मेरे काफी लोग ऐसे हैं जिनको काफी कुछ पैसा मिल रहा है किसान सम्मान निधि का। उसके बाद आपके ये गेहूं वाली जो स्कीम चली, मैंने सभी वार्ड पंचों को और मेरी पूरी टीम को लगा दिया। तो वो लगाने के बाद उन्होंने सारे फॉर्म भर के ई मित्र वाले के वहाँ पब्लिक को भेज दी और वो भी उस फायदे से भी आगे बढ़े। उसके बाद आपके ये जैसे पेंशन का हो, पेंशन का कोई भी कार्य हो, तो मैं हमेशा ई मित्र वाले के वहाँ लोग आते रहते हैं, मैंने उसको
टारगेट दे रखा, भाई तू आधार में देख ले एज कितनी हुई। जैसे कुछ इसका हो रहा है लेडीज का 55 और जेंट्स का 58 साल, तो वहाँ तुरंत उसकी फोटोकॉपी ले ले, उनसे बोल दे कि आपकी पेंशन आएगी, सरपंच साहब से मैं साइन करवा दूंगा, सचिव साहब से करवा दूंगा, आप आना और अंगूठा देना, आपको पेंशन चालू है। सही है। तो ये सेटल कर रखा ये तो। और दूसरी अभी अपने आवास वाले जो 214 का मेरे को टारगेट मिला था, तो 70 तो मैंने पहले करवा दिए थे। उसके बाद जो रहे 122 या 118 के समथिंग, तो वो भी सारे निकाल दिए, सब फॉर्म लगा दिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। राजनीति में आप कभी भी भेदभाव या किसी की खिंचातानी करोगे, वो आदमी बंदा लंबा नहीं चल पाएगा। अपने को तो वोट दिया नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, सबको काम दो आप। कहीं न कहीं उसका मूड एक दिन तो घूमेगा कि नहीं यार, इन सरपंच साहब ने मेरे को 2 टूक कभी बात नहीं बताई। मैंने तो जितने भी आए मेरे दूर विरोधी थे, उनको भी आवाज दे, कभी यूं नहीं बोला कि यार इसका सचिव साहब फार्म इधर डालो या उधर डालो या इसको बाद में दे दो फलाम। मैंने सभी के काम जिस तरीके से मेरे कार्यकर्ता को रखता हूँ, इस तरीके से उनको भी मिलने के चलता हूँ। इसलिए मेरे यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई शिकायतें नहीं होती, मतलब किसी के मन मुटाव नहीं होता। विपक्ष के कोई काम पड़ गया, मैंने सामने चुनाव लड़ा, उसके भी कोई काम है, मैं चला जाता हूँ उसके साथ में, घुल मिल के उसका व्यवहार रखता हूँ, सहयोग करता हूँ। तो ये अभी अपने किसान ये अपने आवास वाले अभी फोरम चले थे, सचिव साहब के साथ मेरा रह के मैंने सर्वे करवाया। मैंने कहा कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए, जिसने भी शादी करी है और जो वोट डाल रहा है वो वास्तविक पात्र है, हकदार है, तो उसको आप दियो, आवास दो। और यहाँ तो सारे ST के हैं लोग, तो यहाँ तो सब पात्र थे, तो मेरे साथ में रहा और साथ में रह करके फॉर्म अपलोड करवाया। तो सरपंच साहब, पंचायत की जनता ने आपका बड़ा मान सम्मान रखा, सरपंच पद पे चुना गया आप, मैं तो पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहूँगा? पंचायत वासियों से मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आपका स्नेह मेरे पर जो बना है, और मेरे कार्यकाल में मैंने अगर जाने में कोई गलती की हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और यहाँ की जनता भोली है, पढ़ी लिखी नहीं है बेचारी, भोली है, मासूम है। इनको क्या बरगलाते हैं ना लोग कि ये वो है, फलाना है, टिका है, तो उसमें क्या बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, तो कोई डरा के भी वोट ले लेता है, कोई धमका के भी ले लेता है, कोई खिला पिला के भी ले लेता है। लेकिन यहाँ की पब्लिक जो है, मैं तो ये मानता हूँ कि वास्तव में दूसरी जगह ऐसी पब्लिक नहीं मिलेगी, क्योंकि भोली पब्लिक है। अपन जिस तरीके से इनको बेनिफिट देंगे, सहायता करेंगे, तो एक बेटे के जो रखा मैंने। अभी भी बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, मैं नरेगा में जाता हूँ तो माथे पे हाथ फेरते, सिर रख के लाड प्यार से रखते हैं, बेटा जी। मैं भी उनको माँ बाप की तरह ही समझता हूँ। पब्लिक का बहुत अच्छा स्नेह रहा, ना तो पब्लिक ने कभी डिमांड करी कि सरपंच साहब हमें ये खिलाओ पिलाओ तब हम आपको वोट देंगे, जबकि हमने फिनिश हुआ हूँ, वो भी गाड़ी किराया ये इक्का दुक्का ये प्रचार में, बाकी हमने कोई दारू वारू मांस मच्छी खिला के वोट नहीं जीते। पब्लिक का स्नेह प्रेम और पब्लिक के प्रति मैंने निष्ठावान से काम करे, काम के हिसाब से पब्लिक ने मेरे को जिताया। क्या बात है, आप देख सकते हैं सरपंच साहब जिस प्रकार एक बड़ी सच्चाई की बात कही है कि इन्होंने जिस प्रकार चुनाव फाइट किया वो जनता की भावना को देखते हुए और उनकी जो एक सोच थी कि मनोहर जी को सरपंच चुना जाए, इसलिए उन्होंने इनको चुना और इन्होंने भी उनके हर काम में एक खरा उतरने का प्रयास किया। तो सबसे हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।